हेलो फ्रेंड्स। और ये सब कुछ बस जरा सी बात पर हुआ। मुसीबत आती है तो कहकर नहीं आती। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि रेल में कदम रखा, अच्छी भली जिंदगी मुसीबत हो गई। बात ये हुई कि अगले नवंबर में जोधपुर से बम्बई आ रही थी। सबने कहा देखो पछताओगी, मत जाओ। मगर जब चूटी के पर निकलते हैं तो मौत ही आती है। सफ़र लंबा और रेल ज़्यादा हिलने वाली, नींद दूर और रेत के झपाके, ऊपर से तन्हाई। सारा का सारा डिब्बा खाली पड़ा था, जैसे कब्रिस्तान में लंबी लंबी कब्रें हो। दिल घबराने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते तंग आ गई। दूसरा लिया, उसमें भी वही खबरें। दिल टूट गया। काश मैं कब्रिस्तान में होती, बला से मुर्दे ही निकल पड़ते। बच्चों को देख देख कर जी हौल रहा था। काश कोई आ जाए, काश काश। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। एकदम से रेल जो रुकी तो एकदम से जैसे पटरियाँ टूट पड़ी। इंसान तो कम आए, बच्चे और बच्चियाँ ज़्यादा। बच्चे ऐसे जो कहत ज़दा गांव से आ रहे थे कि आते ही खुराक पर पिल पड़े। दूध पीने वालों को तो खैर सारा मामला मिल गया और वो जुट गए। बाकी के तिलमिलाने और तड़पने लगे। पोटलियाँ इस कदर बेहंगम और फजूल जगह घेरने वाली वजह से बंधी थी कि किसी कल बैठती ही ना थी। एक संभाली तो दूसरी तैयार। मैं अलहदा पटरी पर इस जाविये से बैठी थी कि गठरी गिरे तो मेरी रीढ़ की हड्डी बच जाए। मुझे अपने जिस्म में रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी लोथड़ा हो जाता है। कहाँ जा रही हो? बेचारी हमसफ़र ने गठरियों की तरफ से गैर मुतमईन होते हुए भी निहायत फ़िक्रमंद होकर पूछा। मैंने जल्दी से बताया और फिर उनकी तवज्जो उस वजनी गठरी की तरफ मुफ्तफ़र की जो शायद बर्तनों की थी और ज़रा सी ठेस से गिरने को तैयार थी। अगर इत्तिफाकिया ज़रा हाथ लग जाता तो बर्तन इस तेज़ी से आपस में टकराते कि जी घबरा उठता। कहाँ से आ रही हो? मैंने ज़रा कम मुस्तैद से बताया। मैके जा रही हो? जब तक शादी ना हुई हो तब तक जगत में ही है और कहीं भी नहीं। यानी मैके और ससुराल का सवाल ही नहीं। लिहाजा मैं चकराती। सोचा अंदाज़न किस सूबे में शादी होने का खतरा है। मियाँ के पास जा रही हो? नहीं। मैंने चाहा मौजू बदल जाता तो अच्छा होता। ख्वामखा कौन हमदर्दी वसूल करे। तो फिर ससुराल जा रही हो? क्यों? ज़रा इन सवालों के जवाब बहुत फ़लसफ़ियाना होते हैं। नहीं तो मैं बम्बई जा रही हूँ। शादी तो नहीं हुई। मैंने ज़रा दिल में कुछ हकीर होकर कहा। हालांकि शादी के ख़िलाफ़ कॉलेज के मुबाहिसे में मुझे अव्वल इनाम मिला था और अब भी। खैर अब तो। हाँ तो मैंने कहा। वो मुतहय्यर होकर इतनी ज़ोर से उछले कि बच्चे के मुंह से दूध छूट गया। वो मजबूहा बकरी की तरह चीखा। मैंने ध्यान बटाने को उनकी तवज्जो बच्चे की तरफ करना चाहिए, मगर वो टटोल टटोल कर बच्चे की नाक में दूध ठूसने लगी। और मैं यहाँ लिखना नहीं चाहती कि मुझे उन्होंने किस रहम और मेहरबान सी नज़रों से देखा। उन्हें मुझ पर मोहब्बत सी आने लगी और मैं डरी कि कहीं वो मुझे चिमटा कर रो ना पड़े। उनका दिल बहलाने के लिए मैंने चने वाले को बुलवाया, मगर वो ऐसी ही उदास रही। उन्होंने मुझे 2-1 पाव पेच एक अच्छा सा शौहर फांसने के बताए। जो बाद में तजुर्बा से कतई बेकार साबित हुए। मेरी दुआ शायद ज़रूरत से ज़्यादा कबूल हो गई, या शायद मेरी खुदा के हुजूर में कातिबिन की गलती से दोबारा अर्जी पेश हो गई कि एक फ़ौज इंसानों की फिर आई। इस फ़ौज में बड़े बड़े रेशमी बुरके और छतरियाँ ज़ायद तादाद में थी। उनके साथ गन्ने भी थे, जिनके टुकड़े नाप नाप कर इतने बड़े काटे गए थे कि रेल के किसी कोने में ठीक से ना रखे जा सके। उनके बिस्तर और संदूक भी कुछ ऐसे थे जो किसी पटरी के ऊपर या नीचे किसी अंदाज से भी ना हो। इन बीबियों ने आते ही रेल में हलचल मचा दी। संदूक और पुलंदे घसीट कर तबाह कर दिए। पहले वाली मुसाफिरों की जिद्दी पोटलियाँ जो शायद ताक में थी, बच्चों और औरतों पर गिरी और वो सब एक दूसरे पर गिरे। कहाँ जा रही हो? वो भी कुछ परेशान थी। बताया। कहाँ से आ रही हो? बोली। हालांकि अभी ठीक से जमी भी न थी, बुरका फांसी लगा रहा था, मगर बताया। मैके जा रही हो या ससुराल? काश मुझे मालूम होता, मगर चुकने का मौका न था। ससुराल ऐसे कहा कि वो हमसफ़र जो पहले जिरह कर चुकी थी न सुन पाए। क्या करते हैं मियाँ? अब मैंने सोचा कुछ तो करते ही होगे।
बेकार तो काहे को फिरते होगे, मगर काश वो मुझे भी ये बता देते तो अच्छा ही था। बहरहाल निकट्टू तो ना होगे। पर वो खुद ही बोली, रेलवे में है? हाँ हाँ, मैंने पुरशौक लहजे से उन्हें यकीन दिलाया। ये ठीक रहा। मैंने सोचा रेलवे का आदमी खूब रहेगा, मज़े से मुफ्त के टिकट तो मिलेंगे, हिंदुस्तान भर में घूम लूँ। और मुझे तो वर्दी भी इन कमबख्तों की पसंद है, खुसूसन वो टोपी और सलेटी लाल हरी झंडी। अच्छा ही हुआ जो ये बेचारी मिल गई, वरना अपने को तो कभी गार्ड बाबू वगैरह का ख्याल भी ना आया। हाँ, सच तो है। कौन काम पे है? वो रेल में किसी ठीक ही काम पर होगे, और क्या। मुझे ख्याल ही ना आया कि गार्ड बाबू की बीवी बनना आसान है, मगर ये तफसील तो ज़रा भारी खुराक है। फिर भी क्या काम करते हैं? रेल में तो 1000 से ज़ायद काम है। सिटी कुली में ऐसी बौलाई कि कुछ बन न पड़ा। सामने कुली बड़ा सा बंडल, एक बिस्तरा, आधी दर्जन सुराहियों की सीढ़ी और 2 लोटे लिए चला आ रहा था, और ऐसे बन रहा था जैसे बहुत भारी है। तुम्हारा मियाँ कुली है? हैरत का दौरा उन पर भी पड़ा। मैं चाहती थी ज़रा हम आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करें, वरना कहीं पहली हम सफ़र ना सुन ले। उनका बच्चा सुकून से दूध पी रहा था, मगर एक दफ़ा बात मुंह से निकल जाए तो फिर मैं भी उस पर जमी ही रह जाती हूँ, और यहाँ तो जीने के लाले पड़े थे। हाँ, कुली ही सही, फिर तुम्हें क्या? मैंने ज़रा बुरा मानकर कहा। तुम्हारा मियाँ कुली? हाँ, फिर तुम क्यों? चलो, तुम्हारा जी चाहे तुम भी कुली से कर लो, 10 कुलियों से करो, कौन रोकता है? इतने सस्ते में कुली। मगर मैं ज़रा चुप रही, मज़लूम सी सूरत बना ली। बोली, कैसे हो गई तुम्हारी शादी कुली से? फिर सोचने लगी कुलियों से किस तरह शादियाँ होती है। मैंने चाहा दिल से कुछ गढ़ो किसी कुली की शादी का हाल, मगर वो इस कदर गैर दिलचस्प मालूम हुआ। फिर मैंने कहा, एक कुली था। उन्होंने तवज्जो से सुना। वो रहा करता था। मैं चाहती थी वो मेरी हर बात पर हूँ करे, या कम अज़ कम सिर हिलाए। फिर क्या हुआ कि एक दिन कि काश मुझे मालूम होता, उस वक्त कोई भी किस्सा तो याद ना आया। वे ले जा रहा था सामान। मैंने चाहा वो पूछे किसका, और उन्होंने पूछा एक निहायत ही खूबसूरत लड़की का। फिर वो लड़की आशिक हो गई। कौन लड़की? ये तो मालूम ही नहीं पड़ा। खैर, क्या मज़ायका है, कोई बात नहीं, यकीनन होगी ही कोई ना कोई लड़की, कोई खूबसूरत सी ही लड़की होगी। तो वो कुली पे क्यों आशिक होगी? वो आशिक यूँ हो गई कि अरे भाई, अब ये क्या, मालूम कोई तो वजह है कि आशिक होने की। वो मुस्कुराया होगा उसे देखकर। इतने में एक निहायत भयानक किस्म का बाबू मुझे देखकर मुस्कुराया, और मैं डरी कि कहीं सचमुच आशिक ना होना पड़े। अभी इंटरव्यू में जाना है। सुने हैं कि इश्क की बड़ी ख़राब हालत हो जाती है। भला परदेस में कहाँ आशिक होती फिरूंगी। वैसे ये जसीम भाई के हाँ जाना है, और वो हैज़ा के बाद बस इश्क से घबराते हैं। खैर, बात गई गुजरी हो गई। ए बहन, ये क्या कह रही हो? कौन लड़की, किसका इश्क? मैं कहती हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई? हाँ, इन बेचारे की शादी नहीं हुई। आखिर को पहली मुसाफिरा को पता चल ही गया ना। कितना मर्दुई से कहा था, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। ये लीजिए, वो कुली भी हाथ से गया। जब नहीं हुई थी, मैंने चाहा शायद मान जाए। हुई। क्या रेल में बैठे बैठे हो गई? काश ऐसा होता। काश गरम गरम चाय की बजाय लोग अमीर अमीर कमाऊ शौहर बेचते होते, तो सफ़र के लिए तो मैं ज़रूर ले लेती। फिर देखा जाता। और मैंने इरादा कर लिया कि अब की एक मुनासिब किस्म का मियाँ ढूंढना चाहिए। ऐसा इसमें क्या टोटा है अपना, ठीक ही रहेगा। भला से हर मुसाफिर से नए नए झूठ तो ना बोलने पड़ेंगे। भाई, किसी ने पूछा। हाजिर मियाँ। अरे भाई, अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं? वो मेरे मुस्तकबिल से नाउम्मीद होकर बोली। मोटर मांगते हैं, गाड़ी घोड़ा दो, और कभी कमाऊ जबी ना, ऐसे मिल जाते हैं कमाऊ लड़के। मैं रंजीदा हो गई। आखिर ये लड़के कमाऊ क्यों नहीं होते? कमबख्त, अच्छे लड़के पहले ज़माने में कितने होते थे, मूली गाजर की तरह। पर अब चाहो कि आँख में लगाने के लिए अच्छा लड़का मिल जाए तो नहीं। इस लड़ाई ने तो उजाड़ कर रख दिया है।
چلو بھائی، پہلے لڑکے تو تھے کماؤ نکٹو، پر اب تو جسے دیکھو لڑائی پر چلا جا رہا ہے۔ لو صاحب، یہاں تو بیویاں تانے دے رہی ہے اور لڑکے ہے کہ مرنے کٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تم پھر شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ ایک بولی۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے اس معصوم لڑکی کی طرح کہا جسے والدین شادی طے کرنے کے بعد روشن خیال بننے کے لیے رائے دیتے ہیں۔ کب کرو گی پھر؟ اب نہیں کرو گی تو؟ اب یعنی ابھی؟ میرے خیال میں تو اگر جنکشن تک ٹھہر جاتے تو اچھا تھا۔ کیا؟ یہی کہ جب آپ کی مرضی ہے تو پھر کیوں اس نیک کام میں دیر کی جائے؟ کیسا نیک کام؟ کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ بہت ہی گھبرا گئی۔ نے پوچھا، بھئی شادی کیوں نہیں کرتی تم؟ دوسری بولی، تم کیوں نہیں کرتی شادی؟ بس میں اب کافی جل اٹھی تھی۔ حالانکہ ان کا بچہ مسلسل دودھ پی رہا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اوئی، معلوم ہوتا ہے کچھ دماغ بھی خراب ہے۔ وہ بچہ کو اور واضح طور پر لائی تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ وہ صرف گود میں سو رہا ہے۔ تو اچھا، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کب کی تم نے شادی؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ہمارے ماں باپ نے کی ہماری شادی، ہم بھلا خود ہی کیوں کرتے؟ تو آپ شادی کے خلاف ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، میرے بھی ماں باپ نے شادی کی، جاہل انسان۔ اس کے بعد کچھ مقدر سی ہو گئی اور غمگی ہو کر ناشتے دان میں سے امرتیاں نکال کر غم غلط کرنے لگی۔ اے خدا، تو جب دعائیں قبول کرنے پر آتا ہے تو یوں دعا قبول کرتا ہے، تیرے بندوں کو کسی کل چین نہیں، یہ تیری ناچیز بندی تنہا تھی۔ اس نے دوسرا ہٹ چاہی تو نے یوں کی۔ عذاب کی طرح مسافر نازل کرنا شروع کر دیے، اور مسافروں سے زیادہ اسباب۔ ویسے بھئی ہمیں کیا حق کی بے بات تیری مصلحت میں دخل دے؟ مگر پروردگار اتنا تو سوچا ہوتا کہ انسانوں میں جتنی تو نے برداشت دی ہے اتنا ہی پوچھ لات۔ کہتے ہیں ہم تو بس۔ اور میں دل میں ڈری کہ اگر دعاؤں کے قبول ہونے کا یہی ڈھنگ رہا تو کہیں وہ شوہر کے لیے جو ابھی ابھی دعا مانگی تھی اس کا بھی کچھ ایسا ہی قصہ نہ ہو جائے اور لے چلا چل ایک پہ ایک، میرا تو دم ٹوٹ جائے گا۔ میں ایک ہی قمیض میں بٹن لگا دوں اور چائے بنا دوں تو بہت جانو، مجھ سے بھلا اتنے کاہے کو جھیلے جائیں گے؟ سست مٹی ویسے ہی ہوں، اب اتنے میاں کو کون بیٹھ کے بھگتے گا؟ کہتے ہیں کہ ڈاک خانے میں اگر بھولے سے کوئی غلط خط پڑا جائے تو تھوڑی سی رشوت لے کر واپس لے سکتے ہیں۔ کاش دعاؤں کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی انتظام ہوتا، مگر دعا ایک دفعہ مانگی جا چکی تھی اور پے در پے قبول ہو رہی تھی۔ نئی ہم سفر بہت ہی خلیل معلوم ہوتی تھی اور ضرورت سے زیادہ رفیق القلب، کچھ ساجک سی شاعرانہ بیماری، کچھ آہستہ بولنے کا عادی۔ مجھے ان پر بے بات پیار آنے لگا۔ حیدرآباد جا رہی ہے آپ؟ انہوں نے بڑے وثوق سے پوچھا۔ میں ڈری کہ انکار کروں گی تو خفا ہو جائے گی، لہٰذا بڑی عاجزی سے انکار کیا اور بتایا کہ بمبئی جا رہی ہوں۔ احمد آباد سے آئی ہوگی؟ کس ہوشیاری سے وہ پرانی بوتلوں میں نئی دوا بھر بھر کر سر سہلا سہلا کر پلا رہی تھی، مگر ان کا چہرہ اس قدر رویا ہوا تھا کہ دل دکھانے کی ہمت نہ پڑی۔ میں نے بتایا، پڑھتی ہے وہاں؟ جی نہیں، انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں۔ میرے ایک چچا کے سالے کی خالہ بھی بمبئی میں رہتی ہے، ان سے ملیے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ میں کہاں ان کے چچا کے سالے کی خالوں کو ڈھونڈتی پھرتی، وہاں آپ کے والد والدہ ہے؟ نہیں، میرے بولنے ہی نہ دیا، خود بولی۔ اچھا، آپ کے شوہر ہوگے؟ گھن، وہ دیکھیے گھما پھرا کر وہی ایک ٹانگ مرغے کی۔ شوہر ہندوستان کے شوہر اس قدر مرخنے ناکے کاٹ لے، طلاقیں دے دے، بڑی مشکل سے ملے، اور ملے تو نکھٹو، جوا کھیلے، مگر بیویاں ہے کہ واری جا رہی ہے، جسے دیکھیے اپنے یا پرائے شوہر کا رونا رو رہی ہے۔ کنواریہ ہے تو شوہر کی گیت گا رہی ہے، بیاہیا ہے تو پریتم پر فدا، اور یہ پریتم کتے کے خون تکوائے دے رہے ہیں۔ ان مظالم معشوقانہ پر تو یہ حال ہے، اگر ذرا لاڑ کر لیتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے سوچا میاں کے ظلم میں بھی کچھ مصلحت ہے۔ کہاں رہتی ہے آپ بمبئی میں؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں تو سوچ میں پڑی تھی، اور پھر وہ میاں کے بعد بچوں کی تعداد پر اتر آئی۔ 8۔ میں نے پلیٹ فارم پر تختے گنتے ہوئے کہا۔ یہ ریلوں کے ساتھ مسافروں سے زیادہ کتے کہاں سے آتے ہیں؟ 8؟ ہاں، آپ کیوں برا مانتی ہے؟ یقین نہ آئے تو اتر کر گن لیجئے۔ اب میں راستے میں کیسے اتروں؟ ہاں، انشاءاللہ کبھی اگر آنا ہوا میرے چچا کے سالے کی خالہ کے یہاں تو خیر،
मगर बहन मालूम नहीं होता मुँह से मालूम ही क्या होता है, मैंने फलसफियों से अंदाज में कहा। जब दुनिया से मुझे नफरत होने लगती है और हर चीज़ नीम मुर्दा और उदास लगने लगती है तो मेरे दिमाग में फ़लसफ़ा भरने लगता है। शादी को कितने बरस हुए? उन्होंने कुछ देर बाद पूछा। 4 बरस 3 महीने और 8 बच्चे। है बहन, मैं समझी थी चलो होंगे, मगर वो बहुत गमज़दा सी हो गई। मुझे रहम आ गया, मगर मैंने तहैया कर लिया कि कुछ हो जाए अब और नहीं दबूंगी, वरना बच्चों के बाद ये नवासे और पोते भी मेरे ही सर मर देगी। और वो बीवियाँ जो मेरे हाले जार से वाकिफ़ है, मैं ऊँग ना चुकी, फिर ख्वामखा की लय दे पड़ेगी। 8 बच्चों से वैसे ही रूह कब्ज़ हुई जा रही थी। हाँ कहती तो हूँ 8। माशाअल्लाह सब जिंदा है, मगर बहन ये कैसे होते हैं? जैसे दुनिया जहान में होते हैं वैसे ही हुए होंगे। मेरा मतलब है 4 साल में। हाँ मैं समझी। अच्छा ये मालूम करना चाहती है आप तो ये हुआ कि कभी 2 कभी 3 और है। वो लर्जी और मुझे बुरा लगा। आखिर ये कौन होती है बुरा मानने वाली? ये मेरा जाती मामला है, आखिर इन्हें क्या, चाहे कोई 1 बच्चा दे चाहे 10। वही हुआ जिसका मुझे डर था। पिछली मुलाकातें जाग उठी। सुनो बहन, इनके 2-2 3-3 साथ हुए बच्चे, उन्होंने शिकायत की और वो घबराकर अपने बच्चे गिनने लगी, क्योंकि सिवाय बच्चों के उन्होंने कुछ नहीं सुना। क्या किस्सा है? दूसरी बोली। जब मामला खूब समझा दिया गया तो तीनों बिगड़ खड़ी हुई। अभी कहती थी शादी नहीं हुई और अभी 2-2 3-3 बच्चे होने लगे, एक ने डांटा। मेरी क्यों ना होती शादी, खुदा ना करे तुम्हारी ही नहीं हुई होगी। बात बिगड़ने लगी। पास से एक टिकट चेकर गुजरे, या जाने कौन थे, मुझे तो हर रेल का नौकर टिकट चेकर ही सा लगता है। मुझे झुककर उनसे वक्त पूछा तो बताने के बाद मुस्कुराने लगे और फिर मुस्कुराते हुए चल दिए। तुम तो कहती थी अकेली जा रही हूँ, और ये मेरा नवासा है। कब्ल उसके कि वो कोई रोमांटिक सा रिश्ता कायम कर लेती, मैंने खुद ही अपने लिए फ़ैसला कर लिया। नवासा? तीनों चीखी। या अल्लाह, ये आज उन लोगों को मुझसे कहाँ का बैर पड़ गया था कि मेरे कुनबे के हर फर्द के जिक्र पर बन कर चौंक रही थी। क्या कहती है लड़की, ये तेरा नवासा है? तो आपको क्या बहन, बाल तो सफ़ेद रखे थे उनके, दूसरी बोली। नज़ले से हो गए होंगे, मैं बड़बड़ाई, और फिर मैं बिल्कुल खिड़की से बाहर झांकने लगी। खुदकुशी को दिल न चाहा, चलती रेल से उतरने की प्रैक्टिस न की। ज़मीन सख्त और आसमान दूर, होनहार बात होकर रहती है। जब जाहिद सामान तुलवाकर बिल्टी देने लगा तो क्लर्क ने कहा, आपका नाम? शौहर का नाम? चुगद, मैंने दांत पीसकर कहा। चोखे, क्या औंधा नाम है? उसने मुताज्जिब होकर क्लर्क के कोहनी मारी। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब उसने मुझे मिसेज चोखे बनाकर रसीद दी तो मैंने उसके मुंह पर अपना बटवा कदद मोटी किताब के खींच मारा, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक शौहर की खातिर। आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई की कहानी, एक शौहर की खातिर। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।